इस कत्ल के पीछे जो उसका मोटिव, जो मकसद, जो उसकी सोच है, वो बेहद अजीब थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन ठीक ठाक था, लेकिन उसे लगता था कि ठीक ठाक नहीं है। कहानी है क्रांजा की। क्रांजा एक लड़की जिसका जन्म हुआ मैक्सिको में। उसके फादर एक राइटर थे, लेखक थे, लेकिन बेहद सख्त थे अपने बच्चों को लेकर। उनका ये मानना था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, फालतू दोस्तों के साथ वक्त न बिताएं, और इसीलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और बच्चों को ये बुरा लगता था। उसमें क्रांजा भी थी। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पिता मैक्सिको से शिफ्ट होकर स्पेन पहुंच जाते हैं। वहाँ स्पेन में उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है और वो वहीं काम कर रहे होते हैं। अब क्रांजा की भी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है और बेहद ज़हीन पढ़ने लिखने में क्रांजा। थ्रू आउट उसने अपने स्कूल में टॉप किया। स्कूलिंग करने के बाद अब उसका कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन ये था कि बड़ी होने के साथ साथ अब भी उसके पिता का बर्ताव अपने बच्चों को लेकर वैसे ही सख्त था कि दोस्तों से कम मिलना है, वक्त कम बर्बाद करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो, कामयाब बनो, जो हर माँ बाप का होता है। और ये बात क्रांजा को बड़ी तकलीफ देती थी। उसे लगता था कि उसके पिता कुछ ज़्यादा ही उन लोगों के साथ सख्त है। तो ये हमेशा ये चीज़ जो है उसके जहन में रहती थी। अब वो इसके बाद कॉलेज में पहुंच गई। इत्तेफाक से कॉलेज जाने के बाद एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। अब जब उसे प्यार हुआ तो क्रांजा के अंदर एक शुरू से ही बच्चों को लेकर एक दूसरी ही भावना थी। उसे लगता था कि वो भी एक दिन माँ बने और उसके बहुत सारे बच्चे हों। अब कॉलेज में अब वो बड़ी हो गई, बालक भी हो गई और एक उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसने कहा कि अब इससे पहले कि कुछ और हो, कोई रुकावटें आए, घर वालों को कुछ इसके बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो हमेशा की तरह पिता ने डांटा। तो उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी से दूर न चला जाए, इसलिए उसने आनंद फानन में बिना घर वालों को बताए उससे सगाई कर ली, इंगेजमेंट। सगाई के बाद अब दोनों कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, घर वालों को पता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वक्त बीता और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्रांजा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। ये बात क्रांजा के दिल में एक तरह से घर कर गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिच किया, धोखा दिया है। उसे इतनी नफरत हो गई अपने बॉयफ्रेंड से कि उसने कहा कि इसको मार डालूंगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने सोचा कि कैसे मारूं, कैसे बदला लूं। फिर एक रोज़ उसने कहा कि इसकी कार का ब्रेक फेल कर देते हैं, और उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड की कार का ब्रेक फेल कर दिया। अब ये था कि कार वो चलाएगा और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से जब उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठा तो उसी वक्त उसने अंदाज़ा हो गया, चेक कर लिया कि शायद ब्रेक फेल है, तो उस गाड़ी को इतनी स्पीड पर ले भी नहीं गया और उसकी जान बच गई। अब जब ये बात क्रांजा को पता चली तो उसे फिर अफसोस हुआ। उसके बाद लगा कि ये सब बेकार है, छोड़ दो ये देश। अब वो स्पेन से जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी अपना बिना माँ बाप को बताए हुए। वहाँ जाने के बाद उसने छोटे मोटे काम किए। काम करने के बाद अब धीरे धीरे अलग अलग घरों में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान में एक आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की। जब आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की तो वहीं उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था होलगर। अब होलगर उस आइसक्रीम पार्लर में काम नहीं करता, लेकिन आकर अक्सर उस पार्लर में आसपास रहता, बैठता। इधर क्रांजा का भी कोई दोस्त था नहीं जर्मनी में। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद अब क्रांजा ने कहा कि ये शख्स ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं। हालांकि उससे उम्र में करीब 14-15 साल बड़ा था, लेकिन क्रांजा ने होलगर से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर झगड़ा होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि कुछ माहौल बदलते हैं, शायद झगड़ा ना हो। तो अब दोनों ने जर्मनी छोड़कर फैसला किया कि ऑस्ट्रिया में जाते हैं, वहीं कोई नौकरी करेंगे दोनों और वहीं अपना घर बसाएंगे। तो अब पति पत्नी यानी कि क्रांजा और होलगर ये दोनों जर्मनी छोड़ते हैं और ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में जाते हैं, थोड़े दिन इधर उधर नौकरी ढूंढते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो जो अपनी सेविंग है उससे हम लोग, चूँकि आइसक्रीम पार्लर में ये काम कर चुके थे पहले दोनों ही, तो क्रांजा आइडिया देती है कि हम लोग वियना में एक आइसक्रीम पार्लर खोल लेते हैं। पैसे थे, दोनों ने वियना में एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, ज़िंदगी अब सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, दुकान चल गई। लेकिन इधर क्रांजा के मन में अभी भी था कि वो माँ नहीं बन पा रही है।
शादी को काफ़ी वक्त हो गया था। अब पार्लर खोलने के बाद माँ इधर बन नहीं रही है, घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान में अब पति पत्नी में दूरी आ रही है। अब इसी दूरी के बीच में अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक और लड़का आ जाता है। उसका नाम था मैनफ्रेड हिंटरबर्ग। अब हिंटरबर्ग जब उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पति को, यानी कि होलगर को, ये बात पता चल जाती है। जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। फिर डिसाइड होता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, डिवोर्स लेंगे। दोनों पति पत्नी तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक लेने के बावजूद दोनों रहते एक घर में। उसकी वजह ये थी कि आइसक्रीम पार्लर दोनों के नाम पर था, दोनों ने बराबर पैसे लगाए थे। तो पति पत्नी में तलाक हो गया, पर एक ही घर में रह रहे और झगड़ा इनमें फिर भी चल रहा है। तलाक के बाद अब होलगर और क्रांजा के बीच में इस बात पे झगड़ा था कि पार्लर ठीक से नहीं चल रहा, उसके जिम्मेदार तुम हो। वो कहती थी तुम हो। अब इधर डिवोर्स से पहले ही उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया था, यानी क्रांजा की ज़िंदगी का यह तीसरा शख्स था। अब वो उससे मिलती जुलती, उसके साथ वक्त बिताती। ये सब कुछ चल रहा था कि इसी दौरान में 2008 में एक रोज़ उसके एक्स हस्बैंड होलगर के साथ घर में लड़ाई होती है, इसी आइसक्रीम पार्लर को लेकर। अच्छा, इससे पहले होलगर को एक शौक था शूटिंग का। वो खाली वक्त में जाता और शूटिंग रेंज में वो गोलियां चलाना, शूटिंग रेंज में जो सीखते हैं, तो कई बार उसके साथ क्रांजा भी जाती और वो भी सीखती। तो ये अक्सर शौक था। इनके पास घर में पिस्टल भी थी, लाइसेंसी। 2008 में आइसक्रीम पार्लर को लेकर अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। इधर क्रांजा की ज़िंदगी में एक नया नौजवान हिंटरबर्ग आया हुआ है। उस झगड़े के दौरान अचानक गुस्से में क्रांजा जो है दूसरे कमरे में जाती है, पिस्टल उठाती है और सीधे आती है और अपने एक हस्बैंड होलगर के सर में एक के बाद एक 3 गोली मारती है। होलगर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पहली बार क्रांजा घबराती है, उसे लगता उसने ये क्या किया। फिर बड़े तसल्ली से सोचती है कि अब आगे क्या करूं। इसके बाद उस लाश को वहीं कमरे में रखती है, कोई आता जाता तो था नहीं। फिर रात वहीं बिताती है। अगला दिन होता है, मार्केट जाती है। फिर वैसे ही जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के लिए किया था, कुछ पॉलीथीन खरीदती है, कुछ आरी खरीद कर लेकर आती है, बॉडी कटर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाश के टुकड़े करती है। लाश के टुकड़ों को वो एक बाथटब में रखती है और फिर बाजार जाती है। और बाजार से अब वो कंक्रीट के पेस्ट, एक तरह से आप कहते हैं ना जब प्लास्टर होता है, घर बनता है तो सीमेंट और ये सारी चीज़ों का, तो अब बाथटब पे वो सारे कंक्रीट के पेस्ट को लगाना शुरू कर देती है। अब बाथटब के अंदर लाश के टुकड़े हैं, ऊपर से उसने कंक्रीट के सारे पेस्ट लगा दिए। अब उसे लगा कि ये पेस्ट को घर पे यहाँ पर रखना तो ठीक है नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से इससे पहले ये हुआ कि जो उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बना हिंटरबर्ग, उसके आइसक्रीम फ्रीज़र का बिजनेस था। तो आइसक्रीम फ्रीज़र का जो बिजनेस था, तो कुछ फ्रीज़र इन लोगों ने वहीं लिए थे, आइसक्रीम अपना जो इनका पार्लर था। तो जिस जगह पे आइसक्रीम पार्लर था उसके बेसमेंट में ये लोग फ्रीज़र रखते थे और उसी के ऊपर इनका घर था, क्रांजा का। तो इसने पति का कत्ल करने के बाद अब उसको बाथटब में बॉडी के टुकड़े किए और ऊपर से कंक्रीट के पेस्ट डालकर उसको बिल्कुल हार्ड बना दिया, सीमेंटेड। फिर अगले दिन 2 मजदूर को बुलाया और कहा कि इस बाथटब को उठाकर बेसमेंट में ले चलो। और बेसमेंट में ले जाने के बाद उसने एक बड़े से फ्रीज़र में उस बाथटब को रखवा दिया। बड़े बड़े फ्रीज़र थे और फ्रीज़र को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर से मगन हो गई, मस्त हो गई। और अब उसका जो तीसरा बॉयफ्रेंड था हिंटरबर्ग, उसके साथ रोक टोक करने वाला कोई था नहीं। तो वो उसके साथ अब अपना रहने लगी और आइसक्रीम पार्लर का धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब हिंटरबर्ग से पति की मौत के बाद, एक हस्बैंड की मौत के बाद, जब वो ज़्यादा उसके साथ रहने लगी, करीब रहने लगी, तब अचानक क्रांजा को एक राज पता चला। उसे पता चला कि हिंटरबर्ग की ज़िंदगी में और भी कई लड़कियां हैं। ये बात उसे बहुत बुरी लगी, बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इसके चक्कर में, अच्छा, उसने अपने हिंटरबर्ग को रिझाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, अपने नोज़ और बाकी चीज़ों पे भी किए, काफ़ी पैसे खर्च किए ताकि वो सिर्फ उसी का होकर रहे। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मुझे ठग रहा है,
और इसी के बाद फिर 2008 में पहले मर्डर के 3 महीने के बाद एक रात जब हिंडरबर्ग सो रहा था, इसने फिर पिस्टल निकाली और उसके सर पे 3 गोली मारी। अब हिंडरबर्ग की भी मौत हो गई। मौत के बाद उसने पहला तरीका अपनाया, लाश के टुकड़े किए, बाथटब में रखा और फिर कंक्रीट के पेस्ट से उसको बिल्कुल साबुत बना दिया, पथरीला। और फिर मजदूर बुलाया, मजदूर को बुलाकर कहा कि नीचे बेसमेंट में रख दो और बेसमेंट में ले जाकर फ्रीज़र में डाल दिया। 3 महीने के अंदर 2 लाश दोनों फ्रीज़र में, ऊपर आइसक्रीम पार्लर। अब वो जो बेसमेंट था, वो बेसमेंट ऐसा था कि उसमें और भी दुकानों के फ्रीज़र रखे हुए थे, तो जिसके जरिए लोग अपना अपना काम करते थे। और बेसमेंट ऐसा था कि कॉमन था, कोई भी उसमें आ जा सकता था। लेकिन जब दूसरी लाश रखी तब क्रांजा ने उस बेसमेंट में अपना ताला लगा दिया और उसको एक तरह से पर्सनल बना लिया। कुछ दिन हो चुके थे, 2 कत्ल के बाद अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक चौथा नौजवान आता है। पहला कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, दूसरा जिससे उसने शादी की, तीसरा जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने उसको मार डाला। अब इन 2 कत्ल के बाद एक चौथा आता है जिसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों बातचीत करते हैं। रोनाल्ड से भी उसे प्यार हो जाता है। रोनाल्ड और क्रांजा दोनों अब शादी कर लेते हैं। तो ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी शादी थी, 2 अफेयर, दूसरी शादी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दूसरी शादी के बाद क्रांजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जो सपना था उसका माँ बनने का, वो पूरा हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई। और अब उसने तय किया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी शांति से गुजारेगी। जो उसने पहले किया वो राज रहे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल होता ऐसा है कि रोनाल्ड की ज़िंदगी में आने के बाद क्रांजा जब प्रेग्नेंट हो गई, उसके कुछ ही वक्त के बाद एक रोज़ जिस जगह पर आइसक्रीम पार्लर था क्रांजा का, उसके बराबर की शॉप के कुछ पानी के पाइप में प्रॉब्लम आ गई। तो जब पानी के पाइप में प्रॉब्लम आई तो उस दुकानदार ने प्लम्बर को बुलाया और उससे कहा चेक करो। तो पाइप चेक करते हुए वो पाइप जो जा रही थी उस बेसमेंट तक जा रही थी, जो आइसक्रीम पार्लर के नीचे थी और जहाँ तमाम फ्रीज़र रखे हुए थे। प्लम्बर वहाँ पहुँचा तो देखा पहले तो ताला लगा हुआ है। फिर बड़ी हैरत हुई, फिर क्रांजा से चाबी मांगी गई, उसने चाबी दी। प्लम्बर अंदर गया, उसने सारे पाइप चेक किए। पाइप चेक करने के दौरान अचानक उसकी नज़र देख पड़ी एक फ्रीज़र पर। अब उसने कहा कि ये आइसक्रीम पार्लर है, काम भी कर ही रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद इसमें भी कुछ आइसक्रीम पड़ा हो। उसने एक फ्रीज़र खोल डाला। जैसे ही खोला, उस जमी हुई चीज़ों के बीच एक इंसानी पैर उसको नज़र आया। जैसे ही वो पैर देखा, बदहवास भागता है, शोर मचाता है। जिस मालिक के लिए वो आया था वो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रीज़र के अंदर एक इंसानी पैर को देखकर समझ जाते हैं मामला गड़बड़ है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, फ्रीज़र को निकाला जाता है। 2 बाथटब निकलते हैं, उनमें तमाम जमे हुए इंसानी अलग अलग लाश के टुकड़े मिलते हैं और पता चलता है कि ये दोनों फ्रीज़र जो हैं ये क्रांजा के। क्रांजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पता चलता है कि इस दौरान में क्रांजा का जो एक्स हस्बैंड था, जिससे डिवोर्स हो गया, वो गायब था। तो उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे और जो दूसरा एक है वो भी गुम था, उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे। तो फिर कुछ चीज़ों से पता चल गया कि ये दोनों लाशें किसकी हैं और क्रांजा ने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने ये दोनों कत्ल किए। इसके बाद मुकदमा चला। 2010 में क्रांजा को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि मौत की भी सज़ा थी, लेकिन कहा गया कि, और उसको ये कहा गया कि उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस दौरान में जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ट्रायल शुरू हुआ, तो गिरफ्तारी के कुछ महीने के बाद ही क्रांजा ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। अदालत ने उसके बेटे को उसके पति रोनाल्ड के कब्जे में दे दिया, हवाले कर दिया, और क्रांजा ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया, तो अपने बाप के पास पहुंच गया। इसके बाद उम्र कैद की सज़ा दी गई।
2012 तक वो उस जेल में रही जो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन फिर उसके जेल के अंदर कुछ बर्ताव ऐसे थे कि वहाँ के जेल के प्रशासन जो है उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये है तो महिला, लेकिन इस पर शायद मर्द भी काबू ना पाए, और ये जब वायलेंट होती है तो इसकी वजह से बाकी कैदियों को ख़तरा हो गया। इसके बाद एक कमेटी बैठी, फिर अदालत के पास मामला गया, और ऑस्ट्रिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2012 में क्रांजा को महिलाओं की जेल से निकालकर एक पुरुष की जेल में भेजा गया और पुरुष की जेल में रखा गया। क्यों? उनकी सोच थी कि बाकी वहाँ पे महिलाओं को ख़तरा है इसकी वजह से। तो 2012 में क्रांजा का नाम फिर से सुर्खियों में इसीलिए आया था कि ये वियना की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी महिला को किसी पुरुष जेल में भेजा गया। आखिरी खबर आने तक क्रांजा वियना की उसी जेल में उम्र कैद की अपनी सज़ा काट रही। कहानी कनाडा की है। कनाडा में एक शख्स वॉरेन अपने परिवार के साथ रहा करता था। पत्नी रूथ, इसके अलावा एक बेटी थी जिसका नाम था पॉलिन, और एक बेटा। ये 4 लोग, घर गृहस्थी सब ठीक चल रही थी। 1970s की कहानी है ये। लेकिन वॉरेन के अंदर एक बुराई थी कि वो बहुत शराब पीता, और जब शराब पीता तो थोड़ा हिंसक हो जाता, वायलेंट हो जाता और अपनी पत्नी के साथ लड़ता झगड़ता। आखिरकार एक रोज़ तंग आकर रूथ ने अपनी पति से किनारा कर लिया। अब वॉरेन अलग रहने लगा और रूथ अपनी बेटी और बेटे के साथ ज़िंदगी चलती रही। तब रूथ की उम्र थी करीब 7 साल जब उसकी ज़िंदगी में पहली बार एक चौंकाने वाली चीज़ हुई। बल्कि पॉलिन है, बेटी की उम्र 7 साल थी। जब 7 साल की उम्र थी, एक रोज़ अचानक उसकी माँ रूथ उससे कहती कि चलो कि हम घूमने चलते हैं। अब रूथ अपनी बेटी पॉलिन और बेटे को लेकर निकल लेती है घूमने के लिए। ये लोग जाते हैं, एक दूसरे शहर में घूमते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उस शहर का नाम था विनिपेग, अचानक रूथ कहती है कि अब हम अपने घर कभी लौट कर नहीं जाएंगे। अब पॉलिन हालांकि 7 साल की थी, लेकिन इतनी समझ थी, उसके डैड भी वहीं थे, दोस्त रिश्तेदार, स्कूल। उसने कहा ऐसा क्यों? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, बस हम यहीं रहेंगे। अब उसके लिए बड़ा धक्का था, एक घर, एक बसी बसाई ज़िंदगी, अपने रिश्तेदार, दोस्त, बाप, सब छोड़कर एक नए शहर में। अब लेकिन माँ का हुक्म था, रहना पड़ा। तो पॉलिन और उसका भाई अपनी माँ के साथ एक अजनबी शहर में नई ज़िंदगी बिताते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब पॉलिन की उम्र 11 साल हो गई। 11 साल में फिर उसकी माँ ने कहा, इससे पहले भी और शहर बदले, कि अब चलो किसी और शहर में शिफ्ट होना है। अब तक आदत सी हो गई थी पॉलिन की। उम्र ज़्यादा नहीं थी, समझ भी नहीं थी, लेकिन आदत सी हो गई थी। पिछले 4 सालों में, यानी 7 साल की जब उसकी उम्र थी और अब 11 साल की हो चुकी थी, इस दौरान में उसने 6 शहर बदले, 6 स्कूल बदले। हर जगह नए दोस्त मिले, हर जगह नया घर मिला। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार क्यों माँ जो है उसकी शहर उससे बदलती जा रही है। जब वो 11 साल की एक दूसरे शहर में पहुंची, तब उसे पहली बार अपने भाई और माँ के अलावा एक तीसरा अजनबी चेहरा दिखाई दिया जो उसकी माँ के साथ अक्सर रहा करता था। उसका नाम उसे बाद में पता चला स्टैन नाम है। और उसने फिर याद किया कि जब जब वो बाहर अजनबी अलग अलग शहरों में आकर रही, तो एक चेहरा था जो हमेशा उसकी माँ के इर्द गिर्द दिखता था, और वो स्टैन था। तो उसे लगा कि स्टैन कुछ ख़ास है। खैर, धीरे धीरे फिर वक्त बीता, शहर बदले, स्कूल बदले। 23 साल की हो गई अब, 23 ईयर ओल्ड पॉलिन ने इसके बाद न्यू ब्रुंसविक शहर में अब ये जाकर सेटल हुए थे। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में, एक अखबार में पॉलिन की नौकरी लग गई। 23 साल की उम्र थी। उसने कहा चलो सब ठीक है। लेकिन उसके जहन में एक सवाल अब भी था कि 5 साल की उम्र से लेकर फिर 7 साल, फिर 11 साल, 12, 13, उसकी माँ शहर बदल रही है, और हर जगह नए नए ठिकानों पर जाकर उसको रहना पड़ रहा अपने भाई के साथ। आखिर ऐसी क्या वजह है? और न किसी रिश्तेदारों से मिलना, न बात करना। उसके मन में ऐसे तमाम सवाल थे। माँ से पूछती भी, माँ हमेशा टाल देती। वो अपने बाप के बारे में पूछती, वॉरेन के बारे में, वो भी टाल देती। और अब वो बच्ची से बड़ी हो गई, बालिग हो गई, अब तो नौकरी भी करने लगी। लेकिन ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था कि आखिर मेरी माँ बचपन से शहर क्यों भाग रही है, क्यों ठिकाने बदल रही, क्यों घर बदल रही है, क्यों अपने लोगों से, करीबियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलती नहीं, ना मिलने देती है। आखिर क्या वजह? उसने बहुत बार माँ से सवाल पूछा, लेकिन माँ ने हमेशा टाल दिया। जब न्यूज़पेपर में नौकरी लगी, तब इसके बाद जर्नलिस्ट के बीच में, खबरों के बीच में
अब पॉलिन ने कहा कि वो सच्चाई जानना चाहेगी, अपनी माँ से ज़रूर पूछेगी। इसी दौरान इसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी और एक रोज़ अचानक पॉलिन की माँ रूथ का पॉलिन के पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे मन में जितने सवाल हैं मैं जानती हूँ बरसों से, करीब 18-20 साल से, उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ तुम्हें। अब मैं तुम्हें अपना राज बताना चाहती हूँ। तो एक काम करो, तुम एक फ़लाने मोटेल में आकर मुझसे मिलो। बेटी उस वक्त अलग रह रही थी नौकरी की वजह से। पॉलिन बड़ा खुश होती है कि जिन सवालों ने उसे बेचैन कर रखा बचपन से, अब उसका जवाब मिलने वाला है, वो राज खुलने वाला। आखिर उसकी माँ क्यों उसके बाप से दूर, रिश्तेदारों से दूर, शहर शहर बदलती रही इतने सालों तक। तय वक्त पर पॉलिन उस मोटेल में पहुंचती है। जब वो मोटेल के गेट पे ही थी तभी अचानक वहाँ स्टैन आता है, उसकी माँ का वही दोस्त जो हर जगह जब भी नया ठिकाना बदले वही एक चेहरा था इन तीन के अलावा जो अजनबी था, पॉलिन के लिए, माँ के लिए नहीं। तो अचानक मोटेल के बाहर उसे मिल जाता है। वो चौंक जाती है कि यहाँ पे स्टैन क्या कर रहा है। स्टैन आता है और उसे एक एनवेलप देता है, एक लिफाफा, बोलता है इसे पढ़कर अंदर आना। वो एनवेलप खोलती है। एनवेलप में लिखा हुआ था कि तुमने जितने भी गहने पहन रखे हैं उसको उतार दो और इस लिफाफे में रख दो और कुछ बोलोगे नहीं, फिर अंदर आओ। उसने सारे गहने उतारे। पहले तो उसे अजीब लगा कि मेरी माँ क्यों कह रही है कि मैं गहने उतारूं, माँ से मिलने में गहने का क्या ताल्लुक। लेकिन माँ की राइटिंग पहचानती थी, जानती थी, इसलिए उसने अपने गहने उतारे लिफाफे में डाला और वो एनवेलप स्टैन को दे दिया, क्योंकि उसमें यही लिखा था कि उसके हवाले कर दो। गहने उतारने के बाद अब वो मोटेल में अंदर दाखिल होती है। एक कमरे में माँ बैठी थी, माँ से मुलाकात होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद स्टैन भी उसी कमरे में आ जाता है। उसे बड़ी हैरानी होती है कि माँ और बेटी के बीच में ये यहाँ क्या। लेकिन खैर स्टैन रुकता है। अब माँ उसे अपनी कहानी सुनाती है। कहती मैं जानती हूँ तुम बचपन से इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेकर क्यों इधर उधर छुपती फिरती हूँ, शहर शहर बदलती रहती हूँ। कभी एक जगह तुम्हें रहने नहीं दिया कि स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। तो उसने कहा दरअसल बचपन से ही एक माफिया हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उस माफिया के निशाने पर मैं और मेरा पूरा परिवार है। वो हमें जान से मारना चाहता है और उनसे बचने के लिए ही मैं शहर शहर भटक रही हूँ पिछले 16 सालों से, बल्कि 18 सालों से, सिर्फ तुम लोगों की जान की सलामती की खातिर, अपनी जान की सलामती की खातिर। पॉलिन को सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि यह कैसे मुमकिन है, एक माफिया पीछे पड़ा हुआ है, इतने सालों से जान लेना चाहता है, पर क्यों। यहाँ से आगे कहानी स्टैन ने शुरू की। स्टैन ने कहा कि मैंने एक माफिया, जो खूंखार माफिया था, एक गैंग, उसके एक मेंबर को किसी तरीके से उस गैंग से बाहर निकलवाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसे अच्छा इंसान बना दिया और उस गैंग से उसका नाता तोड़वा लिया। लेकिन गैंग के लोगों को ये पता चल गया। इसके बाद उन्होंने उस शख्स को जो गैंग छोड़ा था मेरे कहने पर, उसे मार डाला। फिर उन्हें पता चला कि मैंने ही उसको मोटिवेट किया था, तो उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए। और दूसरी तरफ तुम्हारे फादर जो हैं वॉरेन, वो भी एक ऐसे ही गैंग से जुड़े थे और उसके बाद फिर वो भी फैमिली की वजह से थोड़ा गैंग से दूरी बना ली। तो वॉरेन के साथ भी उनकी दुश्मनी थी और वॉरेन के साथ उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहते थे, ख़ास तौर पर तुम्हारी माँ को। और मुझे इसलिए कि मैंने गैंग के एक मेंबर को उनके गैंग से जुदा किया था, तो उसे तो मार डाला। अब मेरी बारी थी, तो मैं इसीलिए भटकते रहता हूँ और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्शन देता हूँ कि जो कि सीक्रेट सर्विसेज के लोग हैं, खुफिया विभाग के, वो हमारे इस काम में मदद करते हैं जान बचाने में। तो इसलिए तुम्हारी माँ को जब जब जिस शहर में हमें ख़तरे का मैसेज मिलता है, हमें उस शहर को फ़ौरन छोड़ना पड़ता है और नए शहर जाना पड़ता है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और यही वजह है कि हम ये जगह बदलते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी तुम लोगों का बचपन सारा ऐसे ही बेकार गया, सिर्फ इस डर के साए की वजह से। पॉलिन पूरी कहानी सुनती है लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता। कहती क्या आज के दौर में 18 साल से एक फैमिली शहर शहर सिर्फ एक माफिया के डर से कि वो उसे मार डालेगा और उसे शहर शहर ढूंढ भी रहा है, ऐसी भी क्या ख़तरनाक दुश्मनी। लेकिन फिर उसे कुछ चीज़ें याद आती हैं बचपन से लेके उन दौरान में जब वो अलग अलग शहर में रही, तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो शायद ये लोग सही कह रहे हैं। जैसे एक बार उसने याद है पॉलिन को कि वो अचानक अपनी माँ के साथ घर पहुँची थी। घर पहुँची तो खाना बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे, अचानक माँ ने
सारा खाना उठाया और बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि ये क्या बर्ताव है, लेकिन फिर उसे बाद में अब एक कहानी सुनने के बाद आया कि माँ को शक था कि गैंगस्टर ने, किसी गैंग ने इस खाने में जहर मिला दिया है और इसीलिए उस पूरे खाने को फेंक दिया गया। एक बार एक पूरी रात अचानक ये लोग घर में सो रहे थे और माँ ने उठाया और उसने कहा कि चलो फ़ौरन घर खाली करना है, और ये लोग घर से निकलकर एक पहाड़ पे चले गए और पहाड़ पे पूरी रात काटी, वहीं रहे। अगली सुबह उतरे और फिर दूसरे शहर के लिए कूच कर गए। एक बार ऐसे ही ये लोग घर पहुँचे तो घर पहुँचने के फ़ौरन बाद माँ ने कहा कि सब प्लास्टिक के सॉक्स पहन लो, मोजे। तो पूछा कि ऐसा क्यों? तो पता चला कि ज़मीन पर किसी ने ख़तरनाक केमिकल फेंका है, तो पैरों के ज़रिए वो स्किन से होते हुए जान ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक एक कर याद आ रही थी और फिर लगा कि हाँ, ये शायद उसी डर और ख़तरे की वजह से था। अब स्टैन ने और उसकी माँ ने कहानी सुनाई और कहानी के आखिर में उसने कहा कि स्टैन जो है वो एक खुफिया विभाग में इसके जान पहचान के लोग हैं और सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं, और उन्होंने ही न सिर्फ इसकी सुरक्षा की है बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी स्टैन को तैनात किया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है खुफिया विभाग के लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर स्टैन के कहने पर मैं ठिकाना बदलती रहती हूँ और तुम लोगों को अपने साथ ले जाती हूँ। लास्ट में माँ कहती है कि करीब 16 साल से स्टैन मेरी हिफाजत कर रहा, तुम लोगों की हिफाजत कर रहा, हम साथ साथ हैं। तो मुझे भी स्टैन से प्यार हो गया और स्टैन को भी मुझसे, लेकिन हम दोनों इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए। लेकिन अब कुछ वक्त पहले हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार किया है और अब हम शादी करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता को मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब ये सारी खबर मिली, सारी चीज़ें, बचपन के सारे सवालों के जवाब। पॉलिन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्या रिएक्ट करे। खैर वो वापस आती है। चलने से पहले वो उसे एक ट्रांसमीटर देते हैं और कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अगर कहीं से कोई ख़तरा महसूस हो, क्योंकि तुम अलग रह रही हो, तो बस इसका बटन दबा देना, हम तक मैसेज पहुंच जाएगा और फिर हम तुम्हारी हिफाजत के लिए लोग भेज देंगे। वो ट्रांसमीटर लेकर पॉलिन लौट आती है, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में अभी तमाम तरह के सवाल कौंध रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पीछे बहुत सारे हमारे फैमिली के हम शक्ल लोगों को लगा दिया गया, हमारे सारी चीज़ें देख देख कर वो उसी के तरीके से चलना फिरना, बर्ताव, बात करना, और वो हमारे पीछे लगते हैं ताकि हमारी वक्त पे जान ले सके। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, वो सुनती रही, लेकिन पॉलिन को भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं। माँ ने कहा कि जो स्टैन कह रहा है वही सच है, हमारे को माफियाओं से ख़तरा है और इसीलिए हम दर दर भटक रहे। पॉलिन कई रात इसी उधेड़बुन में लगी रही कि माँ की कहानी और स्टैन की कहानी कितनी सच है और क्या वाकई यही सच है या इस सच के पीछे भी कुछ सच है। फिर उसने तय किया कि वो इस सच्चाई की राज को जानने की पूरी कोशिश करेगी। तब तक उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ शादी करनी थी। उसने अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी अभी नहीं बिताऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी ही ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को जानना है और मुझे नहीं मालूम कितना वक्त लगेगा और मिलेगा भी कि नहीं जवाब, ख़तरा भी हो सकता है जैसे मेरे माँ ने कहा है। तो मैं अपनी ज़िंदगी जो बचपन से एक बंजारे आवारे की तरह इधर उधर भटकती रही, शहर दर शहर, मुझे उसका राज जानना है। और पता नहीं मेरी माँ कितना सच कह रही, स्टैन कितना सच कह रही, तो वक्त लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकती, मैं पहले अपना ये फ़र्ज़ पूरा करूँगी। वो स्टैन को छोड़ती है। इन चीज़ों की वजह से काम पे असर पड़ा था, वो नौकरी भी छोड़ देती है। अब इसके बाद वो तलाश पे जुट जाती है उस सच के जो उसकी माँ ने उसे कहानी सुनाई थी। इसी दौरान में पॉलिन अब अलग भी रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी माँ फ़ोन करती है और कहती है कि अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमें फिर से ख़तरा है, तो हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पॉलिन कहती है ठीक है, वो इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा सच जानने के लिए अब ज़रूरी है कि माँ के पास ही पहुँच जाए। इधर अब माँ ने जो है स्टैन से शादी कर ली। अब माँ भी है और पॉलिन का बाप भी नया मिल गया। उधर कहती है कि हमें फिर खबर मिली है कि अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, ख़तरा है। तो कहती है ठीक है, हम आपके साथ ही अंडरग्राउंड होंगे। अब वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीतते हैं, वो दोनों भी अंडरग्राउंड नहीं होते, ये भी अंडरग्राउंड नहीं होती। कुछ समझ में इसे नहीं आता कि क्या है। कई दिन रहती है लेकिन अंडरग्राउंड होते नहीं, ये लोग टालते रहते। तब वो तय करती है कि वो अपनी माँ और स्टैन का स्टिंग ऑपरेशन करेगी, सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसके बाद पॉलिन पहली चाल चलती है। एक रोज़ वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी घर लौटी हूँ, मेरे घर की विंडो टूटी हुई है,
सेंध मारा है किसी ने, एक सुरंग टाइप का बनाया है और कोई मेरे घर में घुसा था। अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। लगता है उसे किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी उस घर में। अब इसके बाद जब वो बताती है तो उसकी माँ कहती है ठहरो मैं स्टैन को भी बताती हूँ। इसके बाद स्टैन उसको बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हें सच बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद स्टैन अपनी बीवी यानी कि पॉलिन की माँ को लेके पॉलिन के घर पहुँचता है और कहता है कि 2 लोगों को तुम्हारे घर में घुसने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तुम्हारी तस्वीर भी मिली यानी पॉलिन की, और उन्हें किसी ख़ास चीज़ की तलाश थी तुम्हारे घर में। अब जब ये सुनती है तो पॉलिन चेहरे पे हंसी आती है, फिर कहती है कि मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, मेरे घर में किसी ने सेंध नहीं मारा, कोई सुरंग नहीं बनाई, मैं तो झूठ बोल रही थी ये चेक करने के लिए कि आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और आपने कहा कि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, मेरी फ़ोटो भी मिली है, तो ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब यहाँ पे स्टैन घबराता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, स्टैन पे भरोसा करना चाहिए, बट वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सारी झूठी कहानियाँ क्यों। अब थोड़ी दिन के बाद इसकी तरह से वक्त बीतता है और धीरे धीरे अब पॉलिन को ये एहसास होता है कि उस पूरे मामले में पूरा सच जो उसकी माँ बता रही है वो कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन शायद उसकी माँ झूठ भी नहीं बोल रही, लेकिन उसकी माँ को ही सच पता नहीं है कि असली चीज़ क्या है। तब ले देकर बचा स्टैन। उसे लगा कि इस पूरी कहानी के पीछे बचपन से लेके जवानी तक दर दर भटकने के उसके और उसके भाई के पीछे का असली जो मास्टरमाइंड है वो स्टैन है। लेकिन स्टैन ऐसा क्यों कर रहा है इस परिवार के साथ। अगर स्टैन को उसकी माँ से शादी करनी थी, इश्क था, तो वो शादी करके भी अलग हो सकता था, अलग रह सकता था, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसने अपनी माँ को छोड़कर स्टैन के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। कहाँ था, क्या था, सारी जब जानकारी हासिल करनी शुरू की तो 1-2 चीज़ें जो पता चली कि स्टैन एक शरीफ इंसान था। उसका ना माफिया से ना गैंगस्टर से कभी कोई लेना देना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, और उसे कोई धमकी नहीं, उसे कोई खतरा नहीं। फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है। स्टैन के बारे में उसने जितना रिसर्च किया, उन सारी चीज़ों को लेकर आखिरकार वो एक मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचती है पॉलिन। इसने एक कुछ पढ़ा था मेडिकल साइंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में वो रिसर्च भी कर रही थी उस दौरान, चूँकि मीडिया में भी थी। तो एक मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचती है और वो बताती है स्टैन के बारे में पूरी कहानी और अपनी कहानी, कि कैसे 7 साल की उम्र से उसकी माँ उसे लेकर दर्जनों शहर बदल चुकी, और एक खौफ है कि एक माफिया है, गैंगस्टर है, जो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ, बार बार पुलिस खबर देती है, फिर जान बचती है, फिर दूसरे शहर जाते हैं, और उसकी माँ ही ये सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ तक ये खबर स्टैन पहुँचाता है। पूरी कहानी जब स्टैन की उस मनोवैज्ञानिक ने सुनी, समझी हर एक चीज़ बारीकी से, उसके बाद काफ़ी दिन तक रिसर्च किया, फिर उसके बाद उस मनोवैज्ञानिक ने स्टैन के बारे में पॉलिन को कहानी सुनाई। उसने कहा जो सारी चीज़ें हैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ है, ये जो स्टैन है ये एक सिंड्रोम का शिकार है, एक बीमारी का शिकार है। इस बीमारी का नाम है फॉली एड्यू, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान ख्वाब की दुनिया में जीता है। मतलब ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें वो सोचता है जो वही लगता है हकीकत है। रात को अगर उसने कुछ सोचा, कुछ सपना आया, तो उसे लगता है कि यही होगा और यही चीज़ें ही सच्चाई है। तो ख्वाबों की दुनिया पर उसे यकीन हो जाता है। फिर वो ये शख्स अपने इस यकीन को दूसरे तक यकीन दिलाने की कोशिश करता है। स्टैन को ख्वाब आया कि उसका किसी गैंगस्टर से झगड़ा हो गया है और गैंगस्टर उसे मारना चाहता है। उसे ख्वाब आया कि उस एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी को ही मारना चाहता है। अब ये सारे अलग अलग उसको ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस ख्वाब पे यकीन कौन करे। इत्तेफाक से उसे मिलती है रूथ, पॉलिन की माँ, 70s में, और वो उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो गैंगस्टर के साथ उसकी दुश्मनी हो गई है और उसका बदला तुमसे लेगा, तुम्हारे बच्चों से लेगा, और उसे यकीन दिलाता है। फिर वही बताता है कि देखो तुम्हें मारने के लिए उन्होंने खाने में जहर मिला दिया, वो खाना फेंकवा देता है। कहता घर में केमिकल बिछा दिया, वो प्लास्टिक के मोजे पहनवा देता है। अचानक रात को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, घर छोड़कर किसी सुनसान जगह पे चले जाओ। ये लोग पहाड़ पे जाकर रुक जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो रूथ को बताता है और
रूथ स्टैन की इन बातों पर यकीन करती जाती है। तो जो उसने अपनी ख्वाब में देखा वही ख्वाब को यकीन मानकर उसने रूथ को भी यकीन दिलाना शुरू किया और रूथ ने भी उनकी ख्वाबों की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जब जब स्टैन कहता कि इस शहर में वो दुश्मन आ गए हैं, चलो भागो, वो दूसरे शहर पहुंचते, वहाँ से वो तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, और स्टैन हमेशा साथ रहता। इसी चक्कर में स्टैन ने भी अपने परिवार को छोड़ दिया था, वो तन्हा था, अकेला था। इधर उसने इसी अपने ख्वाब की वजह से रूथ की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे भी अपने परिवार से जुदा कर दिया, अपने पति से, और दोनों चूँकि बच्चे छोटे थे इसलिए वो साथ में थे। और वो शहर दर शहर अपने ख्वाब को हकीकत मानकर इन तीन लोगों के साथ साथ खुद भी भटकता रहा और इन्हें दर बदर करता रहा। और हकीकत में ऐसी कोई दुश्मनी या ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। लास्ट में उसे जब ये सारी बात पता चली, मनोवैज्ञानिक ने बताया, तब उसे यकीन हुआ। फिर उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। माँ को पॉलिन की बाद में रूथ को कैंसर हो गया था और आखिरी दिनों में पॉलिन अपने माँ के साथ ही रही। माँ ने पॉलिन के सामने ही दम तोड़ा। दम तोड़ने से पहले पॉलिन ने अपने और अपने भाई के पूरे बचपन को बर्बाद करने, एक खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने के लिए माफ़ कर दिया। इसलिए माफ़ किया। उसने कहा मेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी एक शख्स के ख्वाबों को यकीन मान बैठी, हकीकत मान बैठी, और इसीलिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद में स्टैन जो है, स्टैन ने भी कभी पॉलिन या उसके भाई के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। माँ के साथ जब शादी की तो बच्चे हो गए थे और उसने बच्चों की तरह ख्याल रखा। फिर पॉलिन ने भी शादी कर ली एक शख्स से और एक बाप के फ़र्ज़ की तरह उसने शादी को अंजाम दिलवाया। लेकिन पॉलिन ने स्टैन को कभी माफ़ नहीं किया। हालांकि वो ये जानती थी कि उसने सब कुछ उसकी माँ का बहुत ख्याल रखा, उसका ख्याल रखा। फिर उसे कभी ये भी एहसास होता था कि उसका और कोई मकसद नहीं था। एक ख्वाब देखता था, एक दिमागी बीमारी का शिकार था और उस दिमागी बीमारी की वजह से उसके परिवार के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई। उसकी माँ ने जो यकीन कर लिया और इस वजह से ये लोग भटकते रहे। तो उसे ये भी एहसास था कि इस शख्स ने जानबूझकर परेशान नहीं किया, यह खुद एक बीमार शख्स था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसके और उसके भाई के पूरे बचपन को उसने छीन लिया और उसकी माँ को भी उसी गलतफहमी में, उसी ख्वाब की दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो वैसे उसने माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उसको लेके बाकी उसकी और शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि वो एक बीमार शख्स के तौर पर उसे देखने लगी थी। बाद में स्टैन की भी बीमारी से मौत हो गई। जो पॉलिन है वो अपने हस्बैंड और उसके बच्चे हैं उनके साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही है। उसका जो भाई है वो भी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। उन्होंने बाद में इस पे ऊपर पूरी एक किताब लिखी और उसने कहा कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक इस हकीकत को, इस कहानी को, इस फसाने को न उसने खुद सुनाया शुरुआत में, न सुनाने के लिए कभी इजाज़त दी। अब चूँकि वो नहीं है, तब उसने बताया कि दुनिया को अपनी ये कहानी बता रही कि कैसे एक परिवार की ज़िंदगी 18-20 साल तक ख्वाबों की ज़िंदगी बनकर रह गई थी, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो ये थी एक अजीब कहानी, एक परिवार की रहस्यमयी कहानियाँ, ख्वाब। मैंने इसी क्राइम तक के एपिसोड में बहुत सारी कहानियाँ सीरियल किलर की सुनाई हैं। अलग अलग सीरियल किलर की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी सोच है। सीरियल किलर एक के बाद एक क्यों कत्ल करते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है उन्हें खुद ही नहीं मालूम होता कि वो क्यों कत्ल करते हैं। तो अजीब अजीब कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन आज की जो कहानी है सीरियल किलर की, इस कत्ल के पीछे जो उसका मोटिव, जो मकसद, जो उसकी सोच है, वो बेहद अजीब थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन ठीक ठाक था, लेकिन उसे लगता था कि ठीक ठाक नहीं है। कहानी है क्रांजा की। क्रांजा एक लड़की जिसका जन्म हुआ मैक्सिको में। उसके फादर एक राइटर थे, लेखक थे, लेकिन बेहद सख्त थे अपने बच्चों को लेकर। उनका ये मानना था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, फालतू दोस्तों के साथ वक्त न बिताएं, और इसीलिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और बच्चों को ये बुरा लगता था। उसमें क्रांजा भी थी। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पिता मैक्सिको से शिफ्ट होकर स्पेन पहुंच जाते हैं। वहाँ स्पेन में उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है और वो वहीं काम कर रहे होते हैं। अब क्रांजा की भी पढ़ाई लिखाई वहीं होती है और बेहद ज़हीन पढ़ने लिखने में क्रांजा। थ्रू आउट उसने अपने स्कूल में टॉप किया। स्कूलिंग करने के बाद
अब उसका कॉलेज में दाखिला हो गया। लेकिन ये था कि बड़ी होने के साथ साथ अब भी उसके पिता का बर्ताव अपने बच्चों को लेकर वैसे ही सख्त था कि दोस्तों से कम मिलना है, वक्त कम बर्बाद करना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो, कामयाब बनो, जो हर माँ बाप का होता है। और ये बात क्रांजा को बड़ी तकलीफ देती थी। उसे लगता था कि उसके पिता कुछ ज़्यादा ही उन लोगों के साथ सख्त है। तो ये हमेशा ये चीज़ जो है उसके जहन में रहती थी। अब वो इसके बाद कॉलेज में पहुंच गई। इत्तेफाक से कॉलेज जाने के बाद एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। अब जब उसे प्यार हुआ तो क्रांजा के अंदर एक शुरू से ही बच्चों को लेकर एक दूसरी ही भावना थी। उसे लगता था कि वो भी एक दिन माँ बने और उसके बहुत सारे बच्चे हों। अब कॉलेज में अब वो बड़ी हो गई, बालक भी हो गई और एक उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसने कहा कि अब इससे पहले कि कुछ और हो, कोई रुकावटें आए, घर वालों को कुछ इसके बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो हमेशा की तरह पिता ने डांटा। तो उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी से दूर न चला जाए, इसलिए उसने आनंद फानन में बिना घर वालों को बताए उससे सगाई कर ली, एंगेजमेंट। सगाई के बाद अब दोनों कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, घर वालों को पता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वक्त बीता और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्रांजा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। ये बात क्रांजा के दिल में एक तरह से घर कर गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिच किया, धोखा दिया है। उसे इतनी नफरत हो गई अपने बॉयफ्रेंड से कि उसने कहा कि इसको मार डालूंगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने सोचा कि कैसे मारूं, कैसे बदला लूं। फिर एक रोज़ उसने कहा कि इसकी कार का ब्रेक फेल कर देते हैं और उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड की कार का ब्रेक फेल कर दिया। अब ये था कि कार वो चलाएगा और उसके बाद एक्सीडेंट होगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से जब उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठा तो उसी वक्त उसने अंदाज़ा हो गया, चेक कर लिया कि शायद ब्रेक फेल है, तो उस गाड़ी को इतनी स्पीड पर ले भी नहीं गया और उसकी जान बच गई। अब जब ये बात क्रांजा को पता चली तो उसे फिर अफसोस हुआ। उसके बाद लगा कि ये सब बेकार है, छोड़ दो ये देश। अब वो स्पेन से जर्मनी पहुंच गई। जर्मनी अपना बिना माँ बाप को बताए हुए। वहाँ जाने के बाद उसने छोटे मोटे काम किए। काम करने के बाद अब धीरे धीरे अलग अलग घरों में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान में एक आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की। जब आइसक्रीम पार्लर में उसने नौकरी करनी शुरू की तो वहीं उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था होलगर। अब होलगर उस आइसक्रीम पार्लर में काम नहीं करता, लेकिन आकर अक्सर उस पार्लर में आसपास रहता, बैठता। इधर क्रांजा का भी कोई दोस्त था नहीं जर्मनी में। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद अब क्रांजा ने कहा कि ये शख्स ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं। हालांकि उससे उम्र में करीब 14-15 साल बड़ा था, लेकिन क्रांजा ने होलगर से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर झगड़ा होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि कुछ माहौल बदलते हैं, शायद झगड़ा ना हो। तो अब दोनों ने जर्मनी छोड़कर फैसला किया कि ऑस्ट्रिया में जाते हैं, वहीं कोई नौकरी करेंगे दोनों और वहीं अपना घर बसाएंगे। तो अब पति पत्नी यानी कि क्रांजा और होलगर ये दोनों जर्मनी छोड़ते हैं और ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में जाते हैं, थोड़े दिन इधर उधर नौकरी ढूंढते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो जो अपनी सेविंग है उससे हम लोग, चूँकि आइसक्रीम पार्लर में ये काम कर चुके थे पहले दोनों ही, तो क्रांजा आइडिया देती कि हम लोग वियना में एक आइसक्रीम पार्लर खोल लेते हैं। पैसे थे, दोनों ने वियना में एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। अब आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, ज़िंदगी अब सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, दुकान चल गई। लेकिन इधर क्रांजा के मन में अभी भी था कि वो माँ नहीं बन पा रही है, शादी को काफ़ी वक्त हो गया था। अब पार्लर खोलने के बाद माँ इधर बन नहीं रही है, घर में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान में अब पति पत्नी में दूरी आ रही है। अब इसी दूरी के बीच में अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक और लड़का आ जाता है। उसका नाम था मैनफ्रेड हिंटरबर्ग। अब हिंटरबर्ग जब उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। कुछ वक्त के बाद क्रांजा के पति को यानी कि होलगर को ये बात पता चल जाती है। जब ये बात पता चल जाती है तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। फिर डिसाइड होता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, डिवोर्स लेंगे। दोनों पति पत्नी तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक लेने के बावजूद दोनों रहते एक घर में। उसकी वजह ये थी कि आइसक्रीम पार्लर दोनों के नाम पर था, दोनों ने बराबर पैसे लगाए थे। तो पति पत्नी में तलाक हो गया, पर एक ही घर में रह रहे और झगड़ा इनमें फिर भी चल रहा है। तलाक के बाद अब
होलगर और क्रांजा के बीच में इस बात पे झगड़ा था कि पार्लर ठीक से नहीं चल रहा, उसके जिम्मेदार तुम हो, वो कहती थी तुम हो। अब इधर डिवोर्स से पहले ही उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया था, यानी क्रांजा की ज़िंदगी का यह तीसरा शख्स था। अब वो उससे मिलती जुलती, उसके साथ वक्त बिताती। ये सब कुछ चल रहा था कि इसी दौरान में 2008 में एक रोज़ उसके एक्स हस्बैंड होलगर के साथ घर में लड़ाई होती है इसी आइसक्रीम पार्लर को लेकर। अच्छा, इससे पहले होलगर को एक शौक था शूटिंग का, वो खाली वक्त में जाता और शूटिंग रेंज में वो गोलियां चलाना, शूटिंग रेंज में जो सीखते हैं, तो कई बार उसके साथ क्रांजा भी जाती और वो भी सीखती। तो ये अक्सर शौक था, इनके पास घर में पिस्टल भी थी, लाइसेंसी। 2008 में आइसक्रीम पार्लर को लेकर अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। इधर क्रांजा की ज़िंदगी में एक नया नौजवान हिंटरबर्ग आया हुआ है। उस झगड़े के दौरान अचानक गुस्से में क्रांजा जो है दूसरे कमरे में जाती है, पिस्टल उठाती है और सीधे आती है और अपने एक हस्बैंड होलगर के सर में एक के बाद एक 3 गोली मारती है। होलगर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत के बाद पहली बार क्रांजा घबराती, उसे लगता उसने ये क्या किया। फिर बड़े तसल्ली से सोचती है कि अब आगे क्या करूं। इसके बाद उस लाश को वहीं कमरे में रखती है, कोई आता जाता तो था नहीं। फिर रात वहीं बिताती है। अगला दिन होता है, मार्केट जाती है। फिर वैसे ही जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के लिए किया था, कुछ पॉलीथीन खरीदती है, कुछ आरी खरीद कर लेकर आती है, बॉडी कटर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद लाश के टुकड़े करती है। लाश के टुकड़ों को वो एक बाथटब में रखती है और फिर बाजार जाती है और बाजार से अब वो कंक्रीट के पेस्ट, एक तरह से आप कहते हैं ना जब प्लास्टर होता है, घर बनता है तो सीमेंट और ये सारी चीज़ों का, तो अब बाथटब पे वो सारे कंक्रीट के पेस्ट को लगाना शुरू कर देती है। अब बाथटब के अंदर लाश के टुकड़े हैं, ऊपर से उसने कंक्रीट के सारे पेस्ट लगा दिए। अब उसे लगा कि ये पेस्ट को घर पे यहाँ पर रखना तो ठीक है नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से इससे पहले ये हुआ कि जो उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बना हिंटरबर्ग, उसके आइसक्रीम फ्रीज़र का बिजनेस था। तो आइसक्रीम फ्रीज़र का जो बिजनेस था, तो कुछ फ्रीज़र इन लोगों ने वहीं लिए थे, आइसक्रीम अपना जो इनका पार्लर था। तो जिस जगह पे आइसक्रीम पार्लर था उसके बेसमेंट में ये लोग फ्रीज़र रखते थे और उसी के ऊपर इनका घर था क्रांजा का। तो इसने पति का कत्ल करने के बाद अब उसको बाथटब में बॉडी के टुकड़े किए और ऊपर से कंक्रीट के पेस्ट डालकर उसको बिल्कुल हार्ड बना दिया, सीमेंटेड। फिर अगले दिन 2 मजदूर को बुलाया और कहा कि इस बाथटब को उठाकर बेसमेंट में ले चलो। और बेसमेंट में ले जाने के बाद उसने एक बड़े से फ्रीज़र में उस बाथटब को रखवा दिया। बड़े बड़े फ्रीज़र थे और फ्रीज़र को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर से मगन हो गई, मस्त हो गई। और अब उसका जो तीसरा बॉयफ्रेंड था हिंटरबर्ग, उसके साथ रोक टोक करने वाला कोई था नहीं, तो वो उसके साथ अब अपना रहने लगी और आइसक्रीम पार्लर का धंधा भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब हिंटरबर्ग से पति की मौत के बाद, एक हस्बैंड की मौत के बाद, जब वो ज़्यादा उसके साथ रहने लगी, करीब रहने लगी, तब अचानक क्रांजा को एक राज पता चला। उसे पता चला कि हिंटरबर्ग की ज़िंदगी में और भी कई लड़कियां हैं। ये बात उसे बहुत बुरी लगी, बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इसके चक्कर में, अच्छा, उसने अपने हिंटरबर्ग को रिझाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, अपने नोज़ और बाकी चीज़ों पे भी किए, काफ़ी पैसे खर्च किए ताकि वो सिर्फ उसी का होकर रहे। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मुझे ठग रहा है। और इसी के बाद फिर 2008 में, पहले मर्डर के 3 महीने के बाद, एक रात जब हिंटरबर्ग सो रहा था, इसने फिर पिस्टल निकाली और उसके सर पे 3 गोली मारी। अब हिंटरबर्ग की भी मौत हो गई। मौत के बाद उसने पहला तरीका अपनाया, लाश के टुकड़े किए, बाथटब में रखा और फिर कंक्रीट के पेस्ट से उसको बिल्कुल साबुत बना दिया, पथरीला। और फिर मजदूर बुलाया, मजदूर को बुलाकर कहा कि नीचे बेसमेंट में रख दो, और बेसमेंट में ले जाकर फ्रीज़र में डाल दिया। 3 महीने के अंदर 2 लाश दोनों फ्रीज़र में, ऊपर आइसक्रीम पार्लर। अब वो जो बेसमेंट था, वो बेसमेंट ऐसा था कि उसमें और भी दुकानों के फ्रीज़र रखे हुए थे, तो जिसके जरिए लोग अपना अपना काम करते थे। और बेसमेंट ऐसा था कि कॉमन था, कोई भी उसमें आ जा सकता था। लेकिन जब दूसरी लाश रखी तब क्रांजा ने उस बेसमेंट में अपना ताला लगा दिया
और उसको एक तरह से पर्सनल बना लिया। कुछ दिन हो चुके थे, 2 कत्ल के बाद अचानक क्रांजा की ज़िंदगी में एक चौथा नौजवान आता है। पहला कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, दूसरा जिससे उसने शादी की, तीसरा जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने उसको मार डाला। अब इन 2 कत्ल के बाद एक चौथा आता है जिसका नाम है रोनाल्ड। रोनाल्ड उसकी ज़िंदगी में आता है, दोनों बातचीत करते हैं। रोनाल्ड से भी उसे प्यार हो जाता है। रोनाल्ड और क्रांजा दोनों अब शादी कर लेते हैं। तो ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी शादी थी। 2 अफेयर, दूसरी शादी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दूसरी शादी के बाद क्रांजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जो सपना था उसका मां बनने का, वो पूरा हुआ। वो प्रेग्नेंट हो गई और अब उसने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शांति से गुजारेगी। जो उसने पहले किया वो राज रहे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल होता ऐसा है कि रोनाल्ड की जिंदगी में आने के बाद क्रांजा जब प्रेग्नेंट हो गई, उसके कुछ ही वक्त के बाद एक रोज जिस जगह पर आइसक्रीम पार्लर था क्रांजा का, उसके बराबर की शॉप के कुछ पानी के पाइप में प्रॉब्लम आ गई। तो जब पानी के पाइप में प्रॉब्लम आई तो उस दुकानदार ने प्लम्बर को बुलाया और उससे कहा चेक करो। तो पाइप चेक करते हुए वो पाइप जो जा रही थी उस बेसमेंट तक जा रही थी, जो आइसक्रीम पार्लर के नीचे थी और जहां तमाम फ्रीजर रखे हुए थे। प्लम्बर वहां पहुंचा तो देखा पहले तो ताला लगा हुआ, फिर बड़ी हैरत हुई। फिर क्रांजा से चाबी मांगी गई, उसने चाबी दी। प्लम्बर अंदर गया, उसने सारे पाइप चेक किए। पाइप चेक करने के दौरान अचानक उसकी नज़र देख पड़ी एक फ्रीज़र पर। अब उसने कहा कि ये आइसक्रीम पार्लर है, काम भी कर ही रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद इसमें भी कुछ आइसक्रीम पड़ा हो। उसने एक फ्रीज़र खोल डाला। जैसे ही खोला, उस जमी हुई चीज़ों के बीच एक इंसानी पैर उसको नज़र आया। जैसे ही वो पैर देखा, बदहवास भागता है, शोर मचाता है। जिस मालिक के लिए वो आया था वो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रीज़र के अंदर एक इंसानी पैर को देखकर समझ जाते हैं मामला गड़बड़ है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, फ्रीज़र को निकाला जाता है। 2 बाथटब निकलते हैं, उनमें तमाम जमे हुए इंसानी अलग अलग लाश के टुकड़े मिलते हैं और पता चलता है कि ये दोनों फ्रीजर्स जो हैं ये क्रांजा के। क्रांजा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पता चलता है कि इस दौरान में क्रांजा का जो एक्स हस्बैंड था, जिससे डिवोर्स हो गया, वो गायब था। तो उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे और जो दूसरा एक है वो भी गुम था, उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे। तो फिर कुछ चीज़ों से पता चल गया कि ये दोनों लाशें किसकी है और क्रांजा ने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने ये दोनों कत्ल किए। इसके बाद मुकदमा चला। 2010 में क्रांजा को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि मौत की भी सज़ा थी, लेकिन कहा गया कि, और उसको ये कहा गया कि उसका मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस दौरान में जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ट्रायल शुरू हुआ, तो गिरफ्तारी के कुछ महीने के बाद ही क्रांजा ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। अदालत ने उसके बेटे को उसके पति रोनाल्ड के कब्जे में दे दिया, हवाले कर दिया, और क्रांजा ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया, तो अपने बाप के पास पहुंच गया। इसके बाद उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2012 तक वो उस जेल में रही जो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन फिर उसके जेल के अंदर कुछ बर्ताव ऐसे थे कि वहाँ के जेल के प्रशासन जो है उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये है तो महिला, लेकिन इस पर शायद मर्द भी काबू ना पाए, और ये जब वायलेंट होती है तो इसकी वजह से बाकी कैदियों को ख़तरा हो गया। इसके बाद एक कमेटी बैठी, फिर अदालत के पास मामला गया, और ऑस्ट्रिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2012 में क्रांजा को महिलाओं की जेल से निकालकर एक पुरुष की जेल में भेजा गया और पुरुष की जेल में रखा गया। क्यों? उनकी सोच थी कि बाकी वहाँ पे महिलाओं को ख़तरा है इसकी वजह से। तो 2012 में क्रांजा का नाम फिर से सुर्खियों में इसीलिए आया था कि ये वियना की हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी महिला को किसी पुरुष जेल में भेजा गया। आखिरी खबर आने तक क्रांजा वियना की उसी जेल में उम्र कैद की अपनी सज़ा काट रही।
तो ये थी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज खुशबू सतपुते, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू। और मिलिंद सतपुते जी ने भेजा है, उनकी सिस्टर हैं ये। यश कंगन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यश कंगन। और गौरव शर्मा ने भेजा है। इसके अलावा पराग भूसारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पराग। आशुतोष तेलांग ने भेजा है। मधुरा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मधुरा। और ये प्रजाकटी एंड पद्मनभ, बल्कि प्राजक्ति एंड पद्मनभ, माफ़ी के साथ, उनकी बिटियां हैं। विवान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विवान। और ये श्रीदेवी एंड गोविंद जी के बेटे हैं। और गणेश प्रसाद ने भेजा है। साथ ही सुजाता सारा अब्राहम जी, थैंक यू सो मच। ये सुजाता सारा अब्राहम जी टोरंटो में रहती हैं, कनाडा में। और कल इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। एंड थैंक यू आपकी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आप हमेशा अच्छी रहें। इसके अलावा रूपेश नायक की कहानी की फरमाइश की है। और दो लोग ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर, एक मयंक प्रभाकर साहब और दूसरे हैं मनोज लुखार साहब। ये दोनों बहुत पुराने क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं। कल के उस आफ्ताब की जो बातें थी और की ऑडियो जो आवाज़ सुननी थी, आपको नहीं सुन पाए, तो ख़ासतौर पर मयंक प्रभाकर जी ने कहा था कि एक तो ये कि इसे नहीं सुनाया जाना चाहिए, और उन्होंने कहा आप क्यों सुनाना चाह रहे थे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस की केस प्रॉपर्टी है, जो बोन्स हैं, तो उनके फादर भी चाहेंगे कि पहले आफ्ताब को फांसी हो, और ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। तो मैं मयंक साहब आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, बस इसलिए मैंने कही थी कि एक तो आफ्ताब के जो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद श्रद्धा के पिता ने कल खुद ये कहा था, और बाकायदा बहुत इमोशनल होकर कहा था कि जो कुछ हुआ वो अब भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते उन्होंने कहा कि मेरा राइट है कि मुझे मेरी बेटी के लास्ट राइट्स के लिए उसके जो अवशेष हैं वो दिया जाए। तो उनके फादर के बिहाफ पर मैं कह रहा था, और बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आफ्ताब को जो सज़ा हो वो तो होगी, लेकिन यहाँ एक बाप की तमन्ना है कि वो कम से कम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। तो इसलिए दूसरा जो आपने कहा कि ऑडियो सुनाना ये करने से इससे प्रूफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल कर दी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट हो गई है। तो अब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक कातिल कैसा होता है, क्या सोचता है, इस समझने की भी ज़रूरत है, ताकि बहुत सारे ऐसे क्राइम और जुर्म रोक सकें। और मनोज लुखार जी ने भी यही कहा था कि ऑन एयर नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो हर एक की अपनी राय होती है, लेकिन आप लोगों के भी इस राय की कदर करता हूँ, तो मैंने कहा आपके जवाब ज़रूर दूंगा। शैलेश यादव हैं, भरत चौहान जी हैं, और कोई नाराज़गी नहीं है भरत साहब आपसे। साथ ही वेलंगनी विवेन, माफ़ी चाहता हूँ कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उसके लिए। जोईता दत्ता, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मयूर थोले, थैंक यू आपका भी। प्रियंका कालरा जी, थैंक यू आपका भी। विक्रम सिंह जी, थैंक यू आपका भी। साथी उर्मी सिंह, थैंक यू, एंड दुआ है कि आपके भाई साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके अलावा पूनम जैन, थैंक यू आपका। संतोष मेवाड़ा, और मुलाकात ज़रूर होगी आपसे। आकाश, बल्कि अक्षय चौहान, थैंक यू आपका भी। अजय शर्मा नेहला, खुखरी की स्टोरी इन्होंने कही कि मैं कह चुका हूँ कि सुना चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कहा मिली नहीं, एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लूँगा। निशा सिंह सितारे, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गोविंद ललवानी जी, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले कल के मैच का जिक्र है, आईपीएल का, जो लखनऊ और आरसीबी के बीच में हुआ। मुझे लगता है कि लगातार एक वक्त था जब आरसीबी मैच जीत रही थी, लेकिन फिर कुछ 2-3 ओवर जो पूरन ने खेले, और वो लास्ट ओवर, और मुझे लगता है कि जो आखिरी गेंद पर भी मैच टाई हो सकता था। दिनेश कार्तिक, चूँकि बैट्समैन के बल्ले पे वो गेंद लगी नहीं, उनके पास सीधे कीपर के पास वो गेंद थी, लेकिन वो सही से कलेक्ट नहीं कर पाए और मैच जीत गए लखनऊ। तो कल मुझे याद आई धोनी की, कि अगर लास्ट बॉल पे वो धोनी होते वहाँ पर तो पक्का वो रन आउट होता। लेकिन खैर क्रिकेट है। फिर एक घर से एक बैग मिला, और उस बैग में एक बीवी बंद थी, मुर्दा। मेरठ में ही एक और बीवी ने अपने पति को कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दिया। हालांकि उसको वक्त रहते अस्पताल ले जाया गया, अब भी जान खतरे में है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। ये मियाँ बीवी के बीच में जो खून, कत्ल, मर्डर वाले किस्से आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 7 जन्मों का बंधन, और इस बंधन को कुछ लोग सच में बंधन मानने लगे उस तरीके से कि कैद हो गए, या फिर सोसाइटी और समाज को दिखाने के लिए जो अरेंज मैरिज, या फिर उस वजह से बेमेल जोड़ियाँ, लड़की की सोच अलग लड़के की सोच अलग, जबरन शादी करा देना, कई चीज़ें एक साथ हो सकती हैं और यही वजह एक है डिवोर्स का मामला। लेकिन ये सारी चीज़ों पे बहस की जा सकती है, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप किसी की जान ले लें। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शख्स अपनी बीवी को मारने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद लाश के करीब फर्श पर बैठ जाता है और पूरी रात उसके पास बैठा रहता है और पूरी रात उससे वो बात करता रहता है कि तुम मुझसे क्यों झगड़ा करती हो, क्यों तुम मुझसे लड़ती हो, क्यों तुम मुझसे बहस करती हो, क्यों तुम मुझ पर शक करती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी या बेरोज़गारी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्यों तुम मेरे साथ खुशी से नहीं रह सकती थी। ये सारी बात पूरी रात करता रहा उस बीवी के साथ जिसे थोड़ी देर पहले उसने मारा था। आज की कहानी बेंगलुरु के एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी शादी सिर्फ 2 साल पहले हुई थी। दोनों अच्छे परिवार से। राकेश खेडेकर 35 साल की उम्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, हिताची मशहूर कंपनी है तो हिताची सिस्टम में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। गौरी संबेकर 32 साल की। गौरी संबेकर ने मास कॉम किया मीडिया में, शायद जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो गौरी और राकेश की शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज थी। राकेश पुणे में रहा करता था, घर वालों ने रिश्ता देखा, दोनों की मर्जी, शादी तय हो गई। 2022 में दोनों की शादी हुई, 22 के एंड में। राकेश पुणे में ही बेस था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था इसी हिताची सिस्टम कंपनी के लिए, और गौरी एक कंपनी में काम कर रही थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक अभी फरवरी में राकेश को एक ऑफर मिला बेंगलुरु से, और बेंगलुरु उसने ट्रांसफ़र ले लिया, बेंगलुरु पहुंच गया। गौरी ने भी अब पति के साथ जाना था, नौकरी छोड़ दी। राकेश ने कहा चलो बेंगलुरु में दूसरी जॉब कर लेना तुम। अब मियाँ बीवी दोनों बेंगलुरु पहुंच गए फरवरी में। बेंगलुरु जाने के बाद साउथ बेंगलुरु के एक अच्छे इलाके में इन्होंने एक फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट किराए पर लिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रहने लगे, सब सेट हो गया। वर्क फ्रॉम होम अपना वहाँ से भी राकेश कर रहा था। इधर गौरी ने हर कंपनी में अपना बायोडाटा CV जमा करना शुरू किया जॉब के लिए। अब बेंगलुरु ही उनका आशियाना था आने वाले कई सालों तक, तो गौरी ने तय कर रखा था यहीं वो जॉब करेगी। शादी से पहले भी उसने कह रखा था कि मैं जॉब करूंगी, और राकेश तैयार था। अब इधर दिन बीतने लगे, घर सेट हो गया, लेकिन गौरी की नौकरी नहीं लग रही है। धीरे धीरे गौरी पर फ्रस्ट्रेशन हावी हो गया। अब वो राकेश को टोकती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा खासा मैं पुणे में काम कर रही थी, तुम पुणे से यहाँ चले आए, तुमने अपना करियर देखा, मेरा करियर देखा नहीं। इस बात पे मियाँ बीवी में नोक-झोंक शुरू हो गई। राकेश कहता सब्र करो, मिल जाएगी, कोशिश करते हैं, अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे गौरी को फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगा। उसे लगा कि पता नहीं उसका करियर का क्या होगा, और इसी में मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक चल रहा है। और अब बेंगलुरु का पहला जो महीना है लगभग वो इसी तरह से गुजर गया। अब 28 मार्च आज तारीख, बल्कि 26 मार्च की बात है, 2 दिन पहले की, वेंसडे बुधवार का दिन, 26 मार्च की तारीख, रात को गौरी ने खाना बनाया, राइस और कुछ एक सब्जी। राइस उसने कुकर में बनाया था। डाइनिंग टेबल पर अब रात को दोनों बैठते हैं। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे, गौरी फिर से शुरू हो गई। उसने राकेश से कहा कि तुम्हारा तो वक्त बीत जाता है, तुम अपने जॉब में लगे रहते हो, काम पे लगे रहते हो, मैं यहाँ अनजान शहर, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, नौकरी मिल नहीं रही है, और इसके जिम्मेदार तुम हो। फिर से वही बात शुरू हो गई। जब बात शुरू हुई तो राकेश उसको समझाने लगा
लेकिन गौरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों में अब तेज तेज झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच में गुस्से में गौरी ने एक थप्पड़ मार दिया राकेश को। थप्पड़ मारने के बाद वो उठी, बराबर में ही डाइनिंग टेबल के किचन था, किचन से उसने चाकू उठाया और वो चाकू तेजी से राकेश की तरफ फेंक दिया। राकेश चाकू से हल्का सा खरोच आया, लेकिन गौरी के इस तेवर को देख के अब राकेश को भी गुस्सा आ गया। उसने वही चाकू उठाया और सीधे गौरी पर अंधाधुंध हमला करने लगा। करीब 3 वार किए उसने गौरी पर और 3 वार जानलेवा थे। गौरी वहीं डाइनिंग टेबल के पास फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर में उसकी सांसें रुक गई, गौरी मर चुकी थी। इधर गुस्सा शांत हुआ तो अब राकेश को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसे इस बात का पता था कि गौरी मर चुकी है और उसने खुद कत्ल किया और अब वो एक कातिल है। थोड़ी देर के बाद वो गौरी की लाश को एक तरफ करता है, फर्श के ब्लड को साफ करता है और फिर गौरी के पास बैठ जाता है। खाना अब भी कुकर में है, खाया नहीं है, न गौरी ने खाया था न अब राकेश। गौरी के पास बैठकर अब वो उससे बातें कर रहा, यानी उसकी लाश से, और वही बातें जो मैंने आपको शुरू में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ क्यों झगड़ती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरी के आड़े आ रहा हूँ, क्यों तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा करियर नहीं चाहता हूँ कि अच्छा बने। नौकरी लग जाती लेकिन हर दिन हर वक्त तुम इसी बात के लिए मुझसे लड़ती हो। हम शुरू में कितने अच्छे थे, कोई लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन देखो अब क्या हो गया। और यही सारी बातें पूरी रात करता हुआ वो लाश के पास बैठा रहा, गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर। सुबह हो गई, सुबह भी वो बैठा हुआ है। फिर उसे ख्याल आया कि इस घर में एक लाश है और वो एक कातिल। 10 बजे के आसपास अब सुबह हो गई। 27 मार्च की तारीख आ गई, वेंसडे के बाद अब थर्सडे हो चुके। वो उठता है, एक बैग खाली करता है। चूँकि 1 महीने पहले ही ये लोग पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे तो इनके पास अच्छे खासे बैग थे। एक बड़ा बैग, ट्रॉली बैग खाली करता है। उस बैग के अंदर गौरी की लाश को पैक करता है। बैग बड़ा था, गौरी की लाश आराम से आ गई। उसके बाद उस बैग को घसीटता हुआ वो बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में बैग को रख देता है। फिर अपना एक छोटा सा बैग तैयार करता है। लगभग 12:30 बजे घर का ताला लगाकर वो बाहर निकलता है। नीचे उसकी होंडा सिटी कार खड़ी हुई थी। वो नीचे आता है, कार में बैठता है और पुणे से निकल पड़ता है। 5 घंटे तक वो ड्राइव करता रहता है और उसकी मंजिल थी पुणे, जहाँ से वो आया था। 5 घंटे की ड्राइव के बाद शाम के करीब 5:30 बजे थे, तब वो अपना मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठाने के बाद बेंगलुरु के जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके कारपेंटर को फ़ोन करता है, क्योंकि अभी हाल में आया था, कारपेंटर का बहुत सारा काम इसने कराया था। और जो लैंडलॉर्ड था जिसके घर पे ये किराए पे रह रहा था, वो उसी में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे ये रेंट पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड। कारपेंटर को फ़ोन करता और कारपेंटर से कहता है राकेश कि उसकी वाइफ गौरी ने खुदकुशी कर ली है और उसकी लाश इस वक्त बाथरूम में पड़ी है। तुम लैंडलॉर्ड को जाकर बता दो इसलिए भी ताकि वो गौरी के घर वालों को भी खबर कर दें, ताकि वो लोग आकर फिर उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जैसे ही ये बात सुनी कारपेंटर ने, वो बदहवास लैंडलॉर्ड की तरफ भागा। उसने कहा कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया राकेश का और कह रहा उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी और उसकी लाश बाथरूम में है। ये सुनते ही मकान मालिक भी बदहवास, एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसने सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस को कॉल किया। उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसी एक किराए पे रखा था और वो अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ़ौरन पुलिस पहुंच गई। लैंडलॉर्ड और पुलिस की मौजूदगी में अब दरवाजे को खोला गया। अंदर पुलिस दाखिल हुई। उन्हें लगा कि कहीं लाश टंगी भी मिलेगी, लेकिन लाश कहीं टंगी नहीं थी, पर बाथरूम में बैग था और बैग बाथरूम में, ये बड़ी अजीब बात थी। खैर, पुलिस की मौजूदगी में बैग को खोला गया। बैग के अंदर गौरी। अब इसका मतलब है कारपेंटर को राकेश ने सही बात बताई थी। पुलिस फ़ौरन अब मकान मालिक से उसकी डिटेल मांगती है कि उसका कार्ड, आधार कार्ड तो आपने लिया होगा। पता चला कि पुणे का एड्रेस है। फ़ौरन महाराष्ट्र पुलिस को बेंगलुरु पुलिस कांटेक्ट करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। वो एड्रेस बताती है और बेंगलुरु के एक
पुलिस की टीम अब पुणे के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। इधर इस बात के कई घंटे बीत गए। अब अचानक 27 की ही देर, मतलब रात तक ही, पुणे में एक पुलिस स्टेशन है, शिरवाल पुलिस स्टेशन। शिरवाल पुलिस स्टेशन के करीब एक होंडा सिटी कार आकर रुकती है। इस कार के रुकने से पहले एक काम और किया था। राकेश ने पहला फ़ोन कारपेंटर को किया और दूसरा फ़ोन उसने पुणे पुलिस को किया। पुणे पुलिस से उसने कहा कि उसका नाम ये है, उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। यहाँ ये नहीं कहा कि उसने अपनी जान दी है, उसने कहा कत्ल किया है, ये एड्रेस है और मैंने कारपेंटर को भी बता दिया है, आप भी बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और मैं सरेंडर कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब इसके बाद राकेश की गाड़ी जाकर रुकती है शिरवाल पुलिस स्टेशन। उससे पहले राकेश ने एक जगह गाड़ी रोकी और फिनाइल की दवा शीशी खरीदी और वो पूरा पी गया। अब पुणे पुलिस स्टेशन, जो शिरवाल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर गाड़ी रोकने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ उतरता है। पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा था। कुछ पुलिस वाले उसे देखते हैं और वो इतना ही कहता है कि मेरा नाम राकेश खेडेकर है, मैं पुणे से आ रहा हूँ और मैंने पुणे में अपनी बीवी का कत्ल किया है और सरेंडर करना है। ये सुनते ही पुलिस भी बदहवास फ़ौरन उसे, और फिर वो बताता कि इस वक्त मैंने फिनाइल पी रखी है, शायद मैं मर जाऊँगा कुछ देर में। पुलिस वाले फ़ौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर पास में एक सत्कार हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है, अभी खतरे से अब बाहर है। खतरे से बाहर के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो राकेश यही कहानी बताता है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसकी बीवी से झगड़ा हुआ, उसकी बीवी ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी तरफ चाकू फेंका, उसे गुस्सा आ गया और वो कई दिनों से सुन कर ये बहुत इरिटेट हो रहा था कि मैं उसके करियर और नौकरी के बीच में आ रहा हूँ और वो बार बार यही कह रही थी कि तुम बेंगलुरु छोड़ दो, वापस पुणे चलो, पुणे में मैं दोबारा अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूँगी, वहाँ हम दोनों रहेंगे। मैं बेंगलुरु से जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो इस बात पे इतना झगड़ा हुआ कि कोई वजह, कोई मकसद नहीं था और जो कुछ हुआ अचानक हुआ। और फिर कत्ल करने के बाद इसीलिए मैंने इन्फॉर्म भी किया ताकि घर में लाश कम से कम ख़राब ना हो, सड़े नहीं, और उसके घर वालों को वक्त रहते इसकी खबर मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार वक्त पे किया जा सके। तो एक कातिल कत्ल भी करता है, कत्ल के बाद अपनी बीवी से लगातार लाश के पास बैठकर बातें भी करता है, शिकवा शिकायत भी करता है, फिर इन्फॉर्म भी करता है ताकि उसकी लाश ख़राब ना हो और घर वाले वक्त पर पहुंच जाएं और उसका अंतिम संस्कार कर दें। फिर ख़ुद पुलिस को फ़ोन करता है और आखिर में जहर पीकर पुलिस के पास खुद ही चला जाता है और सरेंडर भी कर देता है। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक ज़रा सा गुस्सा, कहते हैं ना गुस्से में इंसान क्या कुछ हो जाता है। पूरी ज़िंदगी बर्बाद दोनों की। शादी को सिर्फ 2 साल हुए। अब बताइए ऐसी कितनी आजकल लगातार नहीं लगता है कि ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है। इससे मैंने दूसरा बताया जो मेरठ की खबर है, उसमें एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में पता चला कि इसका अफेयर है। वाइफ डर गई कि पति को पता चल गया, पता नहीं क्या होगा, तो वाइफ ने उसे रास्ते से हटाने के लिए कॉफ़ी में जहर मिलाकर दे दिया। अनजान पति ने वो पी लिया। पीने के बाद बेहोशी के आलम में उसे अस्पताल ले जाया गया। पत्नी को लगा था वो मर चुका है, लेकिन उसे शोर भी मचाना था ताकि शक न हो, पर अस्पताल पहुंचकर पता चला कि वो बेहोश है, मरा नहीं है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तो बीते कई दिनों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, आपको सुना रहा हूँ, तो पता नहीं मीम्स जो क्या कुछ बन रहे हैं। आज मुझे वो एक भरत हैं अपने ब्लैक एंड वाइट की टीम में, वो बता रहे थे कि मेरठ इंसिडेंट के बाद ये जो मार्केट में ना ब्लू ड्रम, इसकी डिमांड कम हो गई है और बहुत सारे ब्लू ड्रम को कुछ और कलर करके बेचा जा रहा है, क्योंकि ब्लू ड्रम को लेके जो मीम्स बने, जो जोक्स बने और जो बातें हो रही हैं, यही साहिल और मुस्कान वाली, तो पता चला कि ब्लू ड्रम का कलर ही बदल दिया गया, क्योंकि मार्केट में ये आ रहा है कि भैया ब्लू ड्रम नहीं चाहिए, कोई और कलर का दे दो। तो ये तक हो रहा है और ऊपर से इस तरह के इंसिडेंट।
कल मैंने जैसे बताया था कि हर साल एक एवरेज है निकला है, ये 2023 का है। 2023 में 220 हस्बैंड्स का मर्डर उनकी वाइफ ने किया था, यानी 220 पतियों को उनकी पत्नी ने मार डाला, जबकि 270 बीवियों को उनके पति ने मारा था। ये आंकड़ा है। अभी तक एनसीआर भी हस्बैंड वाइफ वाला अलग से आंकड़ा नहीं देती, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल से एक अलग कॉलम बनेगा और उसमें ये आंकड़ा आएगा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले